वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। सभी का स्वागत है। मैं विवेक तापड़िया और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैंपल पेपर नंबर 4 फॉर जो एग्जाम आपके पोस्टपोन्ड हो गए हैं उनके लिए। सो पार्ट 3 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे को अपनी तैयारी पूरी रखनी है, एग्जाम जब भी होगा इट्स ओके। भगवान जो भी करता है सबके अच्छे के लिए करता है। डजेंट मैटर, घर घर में अभी कोविड है। लगभग हर घर तक पहुंच इसने बीमारी ने बना ली है, पर हम हारने वालों में से नहीं हैं, हम जीत कर निकलेंगे। सो फॉर एग्जाम 2021 एंड ऑनवर्ड्स पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। सो लेट्स स्टार्ट। 17वां सवाल, ये पेपर नंबर 3 है ना। तो थर्ड पेपर सैंपल पेपर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 है कि 4 है, वापस एक बार देख लेता हूं मैं। ओके, ये है सैंपल पेपर नंबर 4, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, सॉरी। तो सैंपल पेपर नंबर 4 का थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीइंग स्कैटर्ड बाय गोल्ड न्यूक्लियस दैट इक्वल टू 79। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको कि ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्फा पार्टिकल चलकर जा रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आप बुक्स में देखेंगे तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का अल्फा पार्टिकल हम भेजते हैं गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ। और एनसीईआरटी में एक सॉल्ड एग्जांपल है जिसमें 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल भेजा गया है। अब 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब उसमें थी काइनेटिक एनर्जी, तो तब तक जाएगा जब तक उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट ना हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी क्लोजेस्ट अप्रोच। और सिंपल सा फॉर्मूला है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी k(q1q2 बाय r) के बराबर रख देते हैं। अब गलती कहाँ होती है बच्चों से, कई बच्चे आर स्क्वायर कर देते हैं, इनर्शिया मिस्टेक इसको कहते हैं कि फोर्स में आर स्क्वायर आता है, पर हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी में r की पावर 1 आती है, नहीं k(q1q2 बाय r). तो ये आपको करना है। ये करने के बाद टिप्स पे डेटा अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है कि 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब थी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आती थी 4.1 फर्मी, है ना। 10 की पावर माइनस 15 मीटर के, 41 फर्मी, सॉरी 41, ओके ओके 41 फर्मी। तो 4.1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर, ये हो गया। और जब ये 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी गई तो ये आई 31 फर्मी, यानी 3.1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर, यानी डिस्टेंस और कम हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लें, मेगा भी नहीं है यहाँ तो मेरे हिसाब से मिसप्रिंट है बच्चों। यहाँ पर आप मेगा लगा लें, है ना, क्योंकि मेगा होना चाहिए। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ही स्लो हो गया, बहुत कम एनर्जी वाला हो गया। तो 5.5 के कंपैरिजन में 2.5 जस्ट हाफ है। मेगा आप लगा लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सब कुछ डेटा सेम है, तो हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। और आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए। अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस आएगी ये डेफिनेटली 41 फर्मी से ज्यादा होगी। बहुत दूर ही इसको रोक लिया जाएगा क्योंकि इसके पास एनर्जी कम है। तो कितनी ज्यादा होगी, क्या 41 की जस्ट डबल होगी यानी 82, या उससे भी ज्यादा होगी, ये कंसेप्ट समझने का है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स चेक। आप पहले अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए। मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो हियर इज द सॉल्यूशन। द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, ये हमने x से दिखाया, इसको r से भी दिखा सकते हैं। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। ये हाफ एम वी स्क्वायर इधर आ रहा है, तो r ऊपर चले गया, इधर हाफ एम वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। और बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। वैसे कैलकुलेशन है मैथमेटिकली, फिजिकली देखा जाए तो सिंपल सा ये फॉर्मूला। तो 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर आ रहा है, जिसको मैं बोलूंगा 91 फर्म, 10 की पावर माइनस 15 मीटर में जब लिखूंगा। सो समझ में आ गया होगा।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको एकदम क्लियरली इसको समझना ही है। नेक्स्ट चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फैक्टर्स on which the deviation produced in the path of a ray of light by a prism depends। प्रिज्म डेविएशन प्रोड्यूस करता है और डिस्पर्शन, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा डेविएशन, वो हमें बताना है, उन फैक्टर्स के नाम लिखने हैं। सेकेंड, व्हाट आर द फीचर्स व्हेन ए प्रिज्म इज प्लेस्ड इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। जब उसको मिनिमम डेविएशन वाली पोजीशन में रखते हैं तो जो वो इमेज बनाता है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, या बोले इमेज नहीं बनाता है, वो रेस को बैंड करता है, तो रे से रिलेटेड क्या क्या फीचर होते हैं। तो आप एक बार लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में जो कुछ आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आ रहा है। फॉर प्रैक्टिस जस्ट राइट डाउन द आंसर इन योर ओन वर्ड्स, और उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, कैपिटल ए पर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का मटेरियल क्या है, मटेरियल चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, तो मटेरियल से क्या लेना देना, मटेरियल से मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियसली किस एंगल पर आप इंसिडेंट कर रहे हैं। तो आपको याद भी होगा, ग्राफ याद आ गया होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ जो इस तरह से जाता था, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने के साथ एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, मिनिमम वैल्यू अटेन करता है जहां पर रे पैरेलल टू बेस जाती है और फिर बढ़ता है। सो सेकंड पार्ट का आंसर हम देंगे सीक्वेंस में, फर्स्ट पार्ट के आंसर के बाद सेकंड पार्ट का, और वो दो पार्ट हैं ए और बी, तो दोनों का अलग अलग जवाब, या दो पॉइंट में हम इसको लिख रहे हैं इसलिए ए और बी, दो पॉइंट में हम आंसर लिख रहे हैं। द प्रिज्म लाइज सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होंगे, आई इक्वल टू ई, स्मॉल ई से दिखाते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एज अ रिजल्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज इज इक्वल टू दैट सेकंड फेज। मतलब R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, जिसको हम R मान लेते हैं। द रिफ्रैक्टेड रे पासेस पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये आपको ऐसे कैसे लिखने थे बच्चों। इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर, है ना। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि और में हमें क्वेश्चन मिल रहा है, ऑप्शन है और में ये क्वेश्चन है बच्चों। या तो वो करना था हमको प्रिज्म वाला, या फिर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, फ्रॉम ए कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। 2021 में आपको सिर्फ लेंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा, मिरर नहीं आएगा क्योंकि रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। सो ओनली लेंसेज का कॉम्बिनेशन आपको पूछा जा सकता है। पर 2022 में, क्योंकि अब उनका भी नंबर आ गया है, उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो 2022 वाले जो बच्चे हैं उनको मिरर कॉम्बिनेशन में मिल सकता है। एंड बी इन कॉन्टेक्ट, तो दो लेंस कॉन्टेक्ट में है। द कॉम्बिनेशन फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन आपको दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन 3 है। इफ लेंस बी इज कॉन्केव विद अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है तो डाइवर्ज करता है, तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी, पावर नेगेटिव होगी। व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए, ए के बारे में हमें बताना है ना, बी का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है और ए के बारे में हमें बताना है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज है, जिसका फॉर्मूला आपसे डिराइव भी करवाया जाता है कभी कभी, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो मैंने पूरा हिंट आपको दे दिया है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और जस्ट ट्राई दिस न्यूमेरिकल, दिस इज न्यूमेरिकल, तो जस्ट ट्राई दिस न्यूमेरिकल। जो भी आंसर आपका निकलता है साइन कन्वेंशन के साथ लगाकर आंसर निकालिए, और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशन। लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो हियर इज सॉल्यूशन। लेंस बी की फोकल लेंथ हमको दी है -30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन लगाते हुए क्योंकि इसके फ्रंट में रखा होगा। मैग्निफिकेशन -3, क्योंकि रियल इमेज है तो इन्वर्टेड बन रही होगी, तो रियल इमेज आगे इन्वर्टेड बन रही है, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज हियर। और v अपॉन u की वैल्यू हमें मिल गई -3, यहाँ से हमने v निकाला -3u। सो व्हाट वी कैन कैलकुलेट यूजिंग लेंस फॉर्मूला, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें सारी वैल्यूज हमने रखी और सिंपल सी कैलकुलेशन है, इससे हमें फोकल लेंथ ऑफ ए मिल जाती है 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए आपने एक और फॉर्मूला यूज किया है, 1/fa माइनस 1/fb। व्हाई इट इज माइनस, बिकॉज इट इज कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस है इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ दिख रहा है हमको।
तो कॉन्वेक्स लेंस जो है फोकल लेंथ, मतलब ये प्लस में आ रही है फाइनली, एफ बी सॉरी एफ ए प्लस में आ रही है, एफ ए प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा लेंस हुआ, ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस। तो समझ में आ गया होगा आपके। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं मौजूद हूँ, और अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है घर पे पूरे दिन, और आप जो है फोन कर सकते हैं 9414489614, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो मैं सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। टू इक्वल स्मॉल स्फीयर्स एक जैसे हैं, weighing 1 gram are hung by equal silk threads attached to the same point. स्फीयर मेटल के हैं या नहीं बताया नहीं है। The spheres are charged when in contact and come to rest with their centers 2 centimeter apart. ठीक है, जब वो संपर्क में थे तब चार्ज थे, फिर उनको अलग किया गया है। 2 centimeter apart and 20 centimeter vertically below the point of support, जैसे खूंटे से बॉल लटका दी जाती है, पैग पैग बोलते हैं, पैग से, पैग यानी खूंटा। फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, अगर उनके बीच की जो दूरी है वो दिख रही है हमें 2 सेंटीमीटर है, जबकि धागों की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो ये डेटा हमको दिया हुआ है। जी की वैल्यू यहाँ काम आएगी हमारे, वर्टिकली काम करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और हॉरिजॉन्टली काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उनके बीच। हाउ विल द फोर्स ऑफ रिपल्शन बी अफेक्टेड, ये भी हमें बताना है कि रिपल्शन के फोर्स का क्या हो जाएगा। इफ द प्लेट ऑफ ग्लास ऑफ K इक्वल टू 8 इज प्लेस्ड बिटवीन द स्फीयर्स, तो ये है ट्विस्ट क्वेश्चन का, बाकी तो आपने किया हुआ है। सो जब यहां बोलते हैं बोर्ड में इफ द प्लेट ऑफ ग्लास ऑफ K इक्वल टू 8 इज प्लेस्ड बिटवीन द स्फीयर्स, तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ये यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज अगर ये लाइन आती कंपटीशन में, ये क्वेश्चन होता, तो हम ये मानते कि वो जो प्लेट है ग्लास की वो बहुत ही पतली सी है, बीच में रखी है हमने, और क्योंकि चार्जेस उस ग्लास मीडियम से बाहर है तो कोई असर होने वाला नहीं था फोर्स पर, समझ लेना इस बात को। पर जब यही सवाल बोर्ड में पूछा जाता है तो डिफॉल्ट से ये अजम्पशन है, यू हैव टू अज्यूम दैट द बोथ द मीडियम इज एक्सटेंडेड अप टू स्फीयर्स, पूरा फैला हुआ है, पूरा कांच ही है। इवन आपको ये मानना पड़ेगा कि वो जो स्फीयर्स है वो भी कांच में एम्बेडेड हैं। ये मानकर आपका जवाब जो बनेगा वो बोर्ड के हिसाब से सही होगा। तो यही है, ऐसी बात है, मतलब ऐसा ही है। सो अब आपको मैंने इसकी फाइन डिटेल बता दी है, तो आप इसका आंसर लिखिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, और उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों इसका सॉल्यूशन। सो हियर इज द सॉल्यूशन, एक डायग्राम हम बनाएंगे, और डायग्राम में हमने दिखाया कि ये सिचुएशन है, माना कि चार्ज Q हर एक स्फीयर पर मौजूद है। सो चार्ज Q विल रिपेल ईच अदर विद फोर्स F, और mg तो लग ही रहा है। सो इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो होगी वो आप देख सकते हैं। AB 2 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है हमको, SO 20 सेंटीमीटर है, SO 20 सेंटीमीटर है। ये कैसे पता चला, वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, तो ये समझना है हमको, यानी SA हमारे पास नहीं है, हमें SO दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये भी एक फाइन डिटेल है जो छुपी हुई है इसमें, 20 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है, रस्सी की लंबाई नहीं है, है ना। मैंने गलत इंटरप्रेट किया था जब क्वेश्चन पढ़ा था, सॉल्यूशन से पता चल रहा है कि रस्सी की लंबाई नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो KQ स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये तो F हो गया, इक्वल टू mg अपॉन, यानी वो जो लॉ लगाते हैं हम, वो लगा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाया हमने। सो mg इंटू OA अपॉन SO, OA अपॉन SO, ऐसा हमने लिखा। किस बेसिस पे लिखा, देखिए उसको लिखकर सोचिए, mg इंटू OA अपॉन SO। अब m इक्वल टू 1 ग्राम में दिया हुआ है, g की वैल्यू हमें पता है, CGS में पता है, इसको हम CGS में ही कर रहे हैं, तभी हमने k की वैल्यू यहाँ पे 1 डाली है, CGS में k की वैल्यू 1 होती है, CGS में कर रहे हैं। आप चाहें तो ऐसा ही में कर लें, कोई समस्या नहीं है। ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक फोर्स 1 बाय k रह जाएगा,
जैसे कि मैंने बोला था पूरे में आपको मानना है, तो k इक्वल टू 8 करते ही ये फोर्स हो गया 6.125 डाइन। फोर्स भी जो है सीजीएस में निकाला है। सो जो समझना है आपको यहाँ पे समझना है, या इस तरीके से ना करना चाहें तो आप अपने तरीके से कंपोनेंट बैलेंस करके भी कर सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट मेथड है, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ये डिफरेंस है। यहाँ आप चाहें तो टेन थीटा ले सकते हैं। टेन थीटा जो है वो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स के लिए। सो जस्ट ट्राई योरसेल्फ, और ना समझ में आया तो फिर मैं मौजूद हूँ हेल्प करने के लिए। पहले खुद ट्राई करें, खुद ट्राई करेंगे आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, खुद सीखना द बेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, और में ऑप्शन में क्वेश्चन है यहाँ पर, A charge having magnitude capital Q is divided into two parts, Q and Q minus Q. जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की उनको याद आ गया होगा कि मैक्सिमम मिनिमा का ये क्वेश्चन है। If the two parts exert a maximum force, ये लैंग्वेज में आ गया, maximum force of repulsion on each other, तो आपको रेशियो निकालना है Q by Q। पहले कंपटीशन में आया था, फिर बोर्ड में आ गया ये सवाल, और अभी यहाँ पर ये हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर में मौजूद है। सो यू मस्ट नो द स्टेप्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, उन्हीं को आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करते हैं आंसर आपके सामने है। सो यू शुड ट्राई इट, और जब आप आंसर निकाल लें तो वीडियो को प्ले करके देखें। सॉल्यूशन इज हियर, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमने फंक्शन फॉर्म किया, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, फॉर्म द फंक्शन। डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा, मेरे डिटेल वीडियो में क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। नाउ फॉर द फोर्स F टू बी मैक्सिमम, df by dq 0 होना चाहिए, dy by dx मस्ट बी 0, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखा, और वहां से हमको मिलता है स्मॉल q इज इक्वल टू, यानी रेशियो डायरेक्ट मिल रहा है 2, और वेरीफाई करना है आपको मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा फोर्स, तो d2f by dq2 आप निकाल सकते हैं। वो स्टेप्स यहाँ पे मिसिंग है, तो अगर हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो नेगेटिव आती है टर्म, नेगेटिव आने का मतलब फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। The value of ground state energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt, जो कि हम जानते हैं। Find the energy required to move an electron from the ground state to the first excited state of the atom, यानी n equal to 1 से आपको ले जाना है n equal to 2 में, first excited state में n equal to 2। तो ये समझ चाहिए इस क्वेश्चन में। Determine the kinetic energy, वो निकालनी है। Orbital radius in the first excited state of the atom, वो निकालनी है। बोर की रेडियस हमको दी हुई है 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आप कर सकते हैं बच्चों, है ना, जस्ट वही ट्रेडिशनल फॉर्मूले हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं, इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, वो लगाकर आप चाहें तो, मतलब एक तरीका ये है, और दूसरा भी तरीका हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके से रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड आपको निकालनी है, एनर्जी का डिफरेंस लेकर, मैंने हिंट दे दिया पूरा। फिर आपको काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं जो टोटल एनर्जी है उसके बराबर होती है, नेगेटिव में होती है, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी की डबल होती है, नेगेटिव में होती है। तो वो रूल जो कि ग्रेविटेशन में भी लगता है वही यहाँ पे लगता है। ऑर्बिटल रेडियस भी आपको निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो आप उसके लिए रेडियस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r इक्वल टू r0 टाइम्स n स्क्वायर, क्योंकि z तो यहाँ वन है। तो जस्ट डू इट, और फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। तो एनर्जी हमें पता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर, तो n इक्वल टू 1 के लिए हमने निकाला, n इक्वल टू 2 के लिए दोनों का डिफरेंस लिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो आपको रटा हुआ भी होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्ट भी आप लिख देते तो आपके नंबर नहीं कटते, पर हाईलाइट करना होता आपको E1 E2 लिखकर। फिर काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी पॉजिटिव में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑर्बिटल रेडियस वो हमने निकाल लिया, सिंपल 2.12 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वेरीफाई कर सकते हैं 0.53 थी, तो एक्साइटेड स्टेट में उससे ज्यादा होगी रेडियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। हियर इट इज, मैग्नेट का क्वेश्चन आ गया। कंसीडर ए मैग्नेट सराउंडेड बाय वायर विद एन ऑन ऑफ स्विच एस। फिगर बहुत अच्छा नहीं है, इसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, फिर भी तुम आप लोग ये मान सकते हैं कि ये हिस्सा ऊपर है और वो हिस्सा नीचे है, ये धुंधला दिखाया। यहाँ स्विच है।
इफ द स्विच इज थ्रोन फ्रॉम द ऑफ पोजिशन ओपन सर्किट टू द ऑन पोजिशन, इसको हम चालू करते हैं, विल ए करंट फ्लो इन द सर्किट, एक्सप्लेन। बस यहाँ मैग्नेट है, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जो लैंग्वेज से हमें समझ में आ रहा है। बस आपसे पूछा है क्या इसमें लूप को कंप्लीट करते करंट फ्लो होगा, यानी वैसे जो क्वेश्चन होता था कि भाई मैग्नेट को मूव कर रहे हैं लूप के थ्रू तो करंट इंड्यूस होगा ऑब्वियसली, और क्या अभी इंड्यूस होगा अगर लूप को हम कंप्लीट करते हैं। इट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो क्या लगता है आपको 2 नंबर में आप क्या लिखना चाहेंगे इसके जवाब? जस्ट राइट डाउन, प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, बहुत अच्छा, लिखिए लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो 2 नंबर में आप क्या जवाब, क्या सोचते हैं इसके बारे में? और ये तो ऐसा है कि आपको एक्सपेरिमेंटली करना है तो एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं आप, है ना, यू कैन डू इट, सो जस्ट गो फॉर इट। और करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है उसके लिए आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, एक एलईडी लगा सकते हैं, इसमें पता चल जाएगा प्रैक्टिकली जब आपका। तो जब आपने आंसर लिख लिया है तो अब आइए वीडियो को प्ले करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं बच्चों। हियर इज द सॉल्यूशन। हम देख पा रहे हैं नो पार्ट ऑफ द वायर इज मूविंग एंड सो मोशनल ईएमएफ इज 0। द मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड हेंस द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज विद टाइम। दिस मींस नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड एंड हेंस नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। करंट के फ्लो होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने जवाब लिखा है सिर्फ नो तो उसको 1 नंबर मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज मास डिफेक्ट? आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा आपको। हाउ इज इट रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस? मास डिफेक्ट का न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है वो समझाना है आपको। तो अपने वर्ड्स में आप लिख दीजिए। मास डिफेक्ट आप जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियस मिलकर न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं तो कुछ मास लॉस्ट हो जाता है, इन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी वो अपीयर होता है। तो न्यूक्लियस का मास हमेशा न्यूक्लियस के कंबाइंड मास से कम होता है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का इससे क्या लेना देना है? तो क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं? तो कर्व तो आपके सिलेबस से हट गया, पर बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट ये सब है आपके सिलेबस में, इसको आप तैयार करना है। तो अगर आप लिख चुके हैं वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं लिखा है तो। और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। तो हियर इज द सॉल्यूशन। The difference between the sum of the masses of nucleons constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus is known as mass defect. The stability of a nucleus depends upon the higher value of its binding energy per nucleon. This is binding energy. देखिए बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड नहीं होगी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिसाइड होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, और ये भी एक कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन कंपटीशन में भी बनता है। Therefore, more the mass defect, more is the binding energy of nucleus per nucleon, and hence more stable the nucleus will be. ठीक है। Now next question number 23, ऑप्टिक्स पर बेस्ड है। स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर, यहाँ रखा हुआ है सिक्का, फिल्ड विद लिक्विड, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है अप टू 4 सेंटीमीटर। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन ट्रेवल्स अप टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड मूव्स अलोंग इट्स सरफेस एज शोन इन फिगर, ऐसे चले जाते हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टीआईआर, और उस पर क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। न्यूमेरिकल मिलता है अच्छी बात है, कंसेप्चुअल मिलता है अच्छी बात है, थ्योरेटिकल मिलता है खाली कंडीशन पूछ के छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आप इस सबको कर सकते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन टीआईआर बेस्ड। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एंगल जब क्रिटिकल एंगल होगा तभी ऐसे जाएगी, और उसके लिए आपके पास डेटा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। सो ये अल्टरनेट एंगल सेम है आई, तो मैं समझता हूँ इतना हिंट तो काफी आप कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो आपको आती है। So just find out how fast is the light traveling in the liquid, यानी स्पीड निकालनी। और आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, तो जस्ट यूज दैट रिलेशन। और आप ये भी जानते हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला लिख लिख कर तैयार कीजिए। तो जिनको आता है फॉर्मूला वो सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं आता है वो अपनी किताब में ढूंढेंगे, देखकर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखेंगे। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन।
इसमें बेईमानी नहीं करनी है, ये एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है जो आपको करनी है ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि हाँ सारे सॉल्यूशन आप देखते जा रहे हैं, खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा बच्चों। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। द रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन मूव अलोंग द सरफेस, ये तभी पॉसिबल है जब वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। और ये रिलेशन है पहला जो आपको याद होना चाहिए, म्यू इक्वल टू 1/sin c, ये हमने यहाँ पे लगाया और म्यू हमारे को मिलता है 5/3। तो स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं म्यू होता है c/v, तो v हो गया c/म्यू और सीधे सीधे हमें मिल रही है 1.8 × 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से कम है मीडियम में, ऑब्वियसली इतनी होनी चाहिए। तो वेरिफिकेशन भी हो गया इसका, तो आसान सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं बच्चों। मैग्नेट इज सस्पेंडेड सो दैट इट मे ऑसिलेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फॉर्मूला दिया हुआ एनसीईआरटी में मैग्नेट के ऑसिलेशन से रिलेटेड, और ये बन जाता है ट्विस्ट पेंडुलम। इन द हॉरिजॉन्टल इट परफॉर्म्स 20 ऑसिलेशंस पर मिनट। पर मिनट दिया है, गौर करें, अंडरलाइन करें मिनट को, पर सेकंड बदलना पड़ेगा हमको। एट अ प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री एंड 15 ऑसिलेशन पर मिनट। हम चाहे तो यूनिट को ना बदले, अगर रेशियो में कट रही है तो देख लेंगे आगे। तो 15 ऑसिलेशन पर मिनट वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप का रिलेशन ऑसिलेशन के साथ लिंक करना है आपको। कंपेयर द अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दीज टू प्लेसेस। तो फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, T इक्वल टू 2π√I/m h या BH। लिखकर मैं नहीं बता रहा, हवा में मैं बता रहा हूं। T इक्वल टू 2π√I, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि बदलने वाला नहीं है, सेम मैग्नेटिक कट जाएगा रेशियो जब हम लेंगे तो। और नीचे डिनोमिनेटर में m है इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो भी नहीं बदलने वाला है। तो बदलने वाला सिर्फ क्या है, B सबस्क्रिप्ट H या H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एंगल ऑफ डिप चेंज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कैसे करना है आपको, लिखकर देखिए समझ में आएगा, जैसे ही आप लिखेंगे आपको समझ में आएगा कैसे करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, अच्छा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उसके बाद हम देखते हैं सॉल्यूशन। लेट्स सी सॉल्यूशन। हियर इज द सॉल्यूशन। माना कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 और B2 है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो गए BH1 एंड BH2 रिस्पेक्टिवली। तो BH1 हो गया B1 cos 30 एंड BH2 हो गया B2 cos 60। बाकी काम आसान है, T1 को हमने लिखा, ऐसे अब लिखेंगे T2 को। सो नेक्स्ट इज T2 जो कि क्वेश्चन में दिया है शायद। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। 20 ऑसिलेशन पर मिनट एंड 15 ऑसिलेशन पर मिनट। तो T1 और T2 दोनों ही हमारे पास मौजूद है। T1 3 सेकेंड, T2 4 सेकेंड। ऑसिलेशन पर मिनट को हमने बदल लिया CGS ऐसे, और वैल्यू रखी यहाँ पे, वैल्यू रख के कंपेयर करना था हमें B1/B2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को नहीं कंपेयर करना था, नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करना था। सो 16:9√3 बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो अब हम चलते हैं इसके और वाले पार्ट पर। नेक्स्ट इज सपोज we want to verify the analogy between electrostatics and magnetostatics by an explicit experiment। दोनों में जो सिमेट्री है उसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल P वेक्टर इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E, उसका मोशन कंसिडर करो। मैग्नेटिक डाइपोल जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल m वेक्टर है इन ए मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों में सिमेट्री है, टेबल भी दी हुई है आपको पता है एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म चैप्टर। Write down a set of conditions on E, B, P, M so that the two motions are verified to be identical। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एनालिसिस करना है आपको, उस टेबल को पहले देख लें आप एनसीईआरटी में से, या आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। सो जस्ट कंपेयर डाइपोल के, मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इन मोशन को आपको कंपेयर करना है, इनके फॉर्मूले को कंपेयर करना है। तो एक बार आप लिख लीजिए, लिखने के बाद मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। हियर इज द सॉल्यूशन। देखिए आपको क्या लिखना था,
इसके जैसा लिख सकते हैं, चलेगा। ये लिखते हैं, एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात है। थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, तो टॉर्क जो लग रहा है वो एम बी साइन थीटा, वहां पी साइन थीटा, सिमेट्री है। अगर हम घुमाते हैं तो P sin थीटा इक्वल टू एम बी साइन थीटा और P इक्वल टू एम बी, पूरी सिमेट्री यहाँ पे आ रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन वो भी काम आ रहा है हमारे, जो हम EMW में पढ़ते हैं, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसको अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में रिलेशन निकल के आ गया बच्चों, बहुत ही काम का, एकदम नया, आपने पहली बार देखा हो शायद। P वेक्टर इक्वल टू एम वेक्टर अपॉन सी, इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन। मैं आपको वापस क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं एक बार, क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने सॉल्यूशन में क्या किया है। Suppose we want to verify the analogy between electrostatics magnetism by an explicit experiment। तो मोशन कंसिडर किया हमने डाइपोल का। राइट डाउन ए सेट ऑफ कंडीशंस, वो कंडीशंस हमको लिखनी है जो किस पर बेस्ड होंगी, ई बी पी एम, सो दैट द टू मोशंस आर वेरीफाइड टू बी आइडेंटिकल, कि दोनों मोशन आइडेंटिकल हैं, ये वेरीफाई हो जाए। तो डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना मुश्किल था, बहुत कम बच्चे इस सॉल्यूशन तक डायरेक्टली पहुंच पाए होंगे, इसके सॉल्यूशन तक, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। हो सकता है आपने देखा हो, पर मैं इस सेशन में पहली बार देख रहा हूं। इससे पहले के सेशन में मेरे को इस तरह का क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। तो हमें रिलेशन लिखना है यहां पर। तो फिर से सॉल्यूशन देखते हैं। थीटा को हमने एंगल माना, टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल पर इतना लग रहा है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है तो टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पर इतना लग रहा है। अगर दोनों के मोशन हम आइडेंटिकल मान लें, यानी दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दें, जो कि आपको सोचना पड़ेगा कि इक्वेट करना है, तो वहां से ये रिलेशन निकल के आएगा P इक्वल टू एम बी, और तब आप यूज करेंगे E इक्वल टू सी बी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से, तब जाकर C यहां पर लिंक होगा। तो P इक्वल टू एम बाई सी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो बिल्कुल नया क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Which two of the following lenses L1, L2 and L3 will you select as objective and eyepiece? बहुत obvious क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में कई बार। कंस्ट्रक्टिंग बेस्ट पॉसिबल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और रीजन भी बताना है। तो बच्चों टेलीस्कोप अगर बनाना है तो FO अपॉन FE, FO ज्यादा से ज्यादा, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा से ज्यादा और आईपीस की फोकल लेंथ कम से कम। माइक्रोस्कोप बनाना है तो FO FE दोनों डिनोमिनेटर में आते हैं मैग्नीफाइंग पावर के एक्सप्रेशन में, तो वो कम से कम होने चाहिए। अब यहाँ फोकल लेंथ नहीं दी है, तो हम जानते हैं फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर। तो फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा उसकी पावर कम, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज्यादा। मैं समझता हूं आप आंसर निकाल सकते हैं। टेलीस्कोप किससे बनाएंगे, माइक्रोस्कोप किससे बनाएंगे। अच्छा, अपर्चर की बात कर लें तो माइक्रोस्कोप में मैंने डिटेल में डिस्कस किया, जो डिटेल लेक्चर में वहां देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में आंख की तरफ, चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, आंख की तरफ वाला लेंस, उसका साइज तो आंख के बराबर ही होगा, आंख के कंपेरेबल होना चाहिए, बड़ा है तो कोई फायदा है नहीं, तो उसका साइज फिक्स है। हाँ, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट की तरफ वाला लेंस है, टेलीस्कोप में जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा लाइट गैदर करेगा, यानी ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है अपर्चर में, आईपीस छोटा होता है टेलीस्कोप में। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, क्योंकि हमें तो टाइनी ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स देखने हैं माइक्रोस्कोप से, तो अगर लेंस बड़ा है ऑब्जेक्टिव लेंस तो कोई फायदा नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव आईपीस से भी छोटा होता है अपर्चर में। तो इस लॉजिक से आपको ये ध्यान रहेगा और आप यहां से चुन सकते हैं। अपने आप सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व कर लें तो डिस्कस करेंगे हम सॉल्यूशन। Astronomical telescope should have an objective of larger aperture, longer focal length, while an eyepiece has small aperture and small focal length. Therefore, we will use lens L2 as objective and L3 as eyepiece. दोबारा से देखें टेबल को। L2 को हमने ऑब्जेक्टिव बनाया क्योंकि इसकी पावर कम है, फोकल लेंथ ज्यादा है, और L1 को हमने बनाया आईपीस, या L3 को भी बना सकते हैं आईपीस। तो कौन सा बेटर रहेगा, L1 या L3? तो इसकी फोकल लेंथ सबसे कम है तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगी, तो L2 L3 हम चुनेंगे। अपर्चर तो दोनों का सेम है, L1 और L3 का। सो मैं L2 को ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा टेलीस्कोप अगर बना रहा हूं, और L3 को बनाऊंगा आईपीस, और यहाँ पर
इन्होंने भी वही किया है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप बनाना है तो दोनों ही कम फोकल लेंथ वाले होने चाहिए, तो L3 शुड बी यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड L1 एज आईपीस। L3 L1 वापस से देखते हैं बच्चों, L3 L1। अब यहाँ अपर्चर दोनों का सेम है, कोई बात नहीं, हालांकि आईपीस का अपर्चर बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव का कम होगा, तो फेवरेबल सिचुएशन होगी, पर दोनों की फोकल लेंथ हमको कम चाहिए थी तो इनको चुना। L2 सूटेबल नहीं रहेगा माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। सो इट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर बच्चों, फिर मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।